हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का श्री समर्पण की ऑनलाइन क्लास में। हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के मानसून के बारे में, और उससे पहले हम पढ़ चुके हैं भारत की जलवायु के बारे में। और भारत की जलवायु के ही जो इसका एक भाग है मानसून, उसकी हमें पूरी जानकारी ले चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत में जो मुख्य ऋतुएँ कौन कौन सी हैं, उन्हें ऋतुओं के बारे में। देखो, ऋतुएं क्या होती हैं, जैसे कुछ समय बाद में जो मौसम की अवस्थाएं होती हैं ये बदल जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि वर्ष भर हमारे देश में एक समान सा मौसम नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी है, मौसमी जलवायु है। मौसमी जलवायु होने के कारण ही क्या होता है कि यहाँ पर जो वर्ष भर जो मौसम है वो समय समय पर क्या होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो इस बदलते हुए मौसम के आधार पर ही हम क्या करते हैं कि वर्ष भर का जो समय है, उस वर्ष भर के समय की मौसम की अवस्थाओं को अलग अलग भागों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं, या उसको अलग अलग भागों में हम जानते हैं। और इन भागों को क्या नाम दिया गया है, ऋतुएं नाम दिया गया है। यानी कि क्या होता है कि जैसे जब गर्मी अधिक होती है, यानी तापमान बढ़ जाता है तो गर्मी अधिक पड़ती है, तो उसको हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। जब मानसून के कारण वर्षा प्रारंभ हो जाती है तो वर्षा ऋतु कहलाती है। जब मानसून का आगमन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है भाई, जब बरसात स्टार्ट होती है, वर्षा स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, तो वो क्या होता है, मानसून का आगमन कहलाता है। और जब कुछ समय के बाद में, यानी कि लगभग जो 120 दिन का जो समय होता है, 110 से 120 दिन का जो समय होता है, लगभग 3 महीने का या 3-3.5 महीने का जो समय होता है, उसके बाद में जब ये जो वर्षा ऋतु में वर्षा कम होने लगती है, यानी कि जो मानसूनी पवनें वापस लौटने लगती हैं, तो वो क्या है, मानसून की वापसी होती है। जब तापमान अत्यधिक कम होने लगता है, सूर्य जब दक्षिणायन में चला जाता है, तो तापमान क्या होता है, कम होने लगता है। तो फिर वो ऋतु कौन सी होती है, जब तापमान कम होता है तो ठंड पड़ती है, और उसे हम क्या नाम दे देते हैं, शीत ऋतु नाम दे देते हैं। तो ये जो मानसूनी जलवायु की विशेषता है, ये मानसून की जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। क्या है, एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है, यानी कि समय समय पर क्या होता रहता है, ये बदलता रहता है। यानी कि एक ऋतु से दूसरी ऋतु में इसकी अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। जैसे हम देखते हैं कि शीत ऋतु में तापमान बहुत कम होता है, मौसम अपेक्षाकृत साफ होता है, ठीक है। वहीं हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, गर्म हवाएँ चलती हैं, जिनको लू कहते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये जो मौसमी परिवर्तन ये बहुत अधिक बदल जाता है, मौसम की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। तो इसी आधार पर हम देखते हैं कि भारत के जो आंतरिक भाग हैं, वहाँ पर क्या होता है, इनकी इस मौसम या मौसमी अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। जबकि जो भारतीय प्रायद्वीप के जो तटीय भाग हैं, उन तटीय भागों में किसका प्रभाव होता है, सागरीय प्रभाव होता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जो मौसम की अवस्थाएं वो अपेक्षाकृत कम बदलती हैं। आंतरिक भागों में ज़्यादा बदलती हैं और तटीय भागों में ये अवस्थाएँ ज़्यादा बदल जाती हैं। ठीक है, यानी कि जो आंतरिक भागों में जो ये अवस्थाएं वो ज़्यादा बदल जाती हैं, और जो तटीय भाग हैं वहाँ पर ये अवस्थाएं कम बदलती हैं। यानी जो वार्षिक तापांतर है या मौसम है, ये बहुत कम बदलता है तटीय भागों में। ठीक है, तो इसी आधार पर हम क्या करते हैं कि जो मौसम की अवस्थाएं, साल भर की जो मौसम की अवस्थाएं हैं, इनको हम 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे आज तक हमने पढ़ा था ऋतुओं के बारे में, मुख्य ऋतु 3 होती हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा। लेकिन हम चूंकि पढ़ रहे हैं NCERT की कक्षा 9 की बुक, तो उसमें शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन और मानसून की वापसी, तो इस प्रकार हम 4 ऋतुओं का अध्ययन करेंगे, जिनमें से 2 का हम अध्ययन आज कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहली जो ऋतु है आज जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है शीत ऋतु। कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु। तो अपना लेसन 4 चल रहा था, जलवायु। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं ऋतुएं। क्या पढ़ रहे हैं, ऋतुएं। तो मुख्यतः हमारे देश में जो ऋतुएं हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। जैसे हम बात करें शीत ऋतु की, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, फिर वर्षा ऋतु को 2 भागों में बांटते हैं।
वर्षा ऋतु को दो भागों में बांट के बताया गया है। तो एक तो जैसे मानसून का आगमन, यानी कि जब वर्षा प्रारंभ होती है तो मानसून का आगमन, और जब मानसून कमज़ोर पड़ जाता है, मानसूनी हवाएं वापस लौटने लगती हैं, तो वो क्या है, मानसून की वापसी। ठीक है, तो ये इस प्रकार इस साल भर की मौसमी अवस्थाओं को हम इन 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है शीत ऋतु। कौन सा है? शीत ऋतु। देखो, शीत ऋतु का नाम आते ही हमें पता चलता है कि शीत ऋतु में मौसम कैसा होता है, ठंडा होता है, यानी कि ठंड पड़ती है। और ठंड किस कारण पड़ती है? जब तापमान कम होता है। तापमान कम क्यों हो जाता है? क्योंकि सूर्य जो वर्ष में अपनी स्थितियों को 2 बार बदलता है। कितनी बार बदलता है? 2 बार बदलता है। एक बार क्या करता है कि वो जैसे जैसे उत्तरायण में जाता है, यानी कि उत्तरी अक्षांश की ओर खिसकता जाता है भूमध्य रेखा से, तो क्या होता है भाई, हमारा जो देश है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जब सूर्य उत्तरायण की ओर जाता है तो हमारे देश के आसपास या हमारे देश में भी क्या होता है कि तापमान बढ़ने लगता है, तो ग्रीष्म ऋतु होती है। और जब जिनकी लगभग 6 महीने बाद में जब सूर्य वापस किस ओर लौटने लगता है, दक्षिणायन की, यानी कि दक्षिण अक्षांश की ओर जो आभासी गति करता है, तो उसके कारण क्या होती है कि हमारा जो देश है वो उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। और सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण क्या होता है कि तापमान कम होता जाता है। और तापमान के कम होने के कारण क्या होता है कि जो सर्दी का मौसम है या हमें ठंड लगने लगती है, और जो ठंड होती है या जो ठंड का मौसम होता है वही कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु होती है। ठीक है, तो देखो, जैसे हम भाई जो भारत है, भारत को हम इसका जो अध्ययन 2 भागों में बांट कर लें, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत। तो बात करें हम उत्तरी भारत की। उत्तरी भारत में जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु का जो मुख्य जो समय है वो क्या है? मध्य नवंबर से और कहाँ तक है? फरवरी तक। कब तक है? मध्य नवंबर से फरवरी तक। यानी कि जो अपेक्षाकृत जो कम तापमान होता है वो मध्य नवंबर से लेकर फरवरी तक कम होता है। और इसमें भी मध्य नवंबर से फरवरी तक जो दिसंबर और जो जनवरी का महीना होता है, दिसंबर और जनवरी का महीना, इस दौरान क्या होता है? सबसे कम तापमान होता है। क्या होता है? सबसे कम तापमान होता है। सबसे कम तापमान का मतलब भाई ज़्यादा ठंड, यानी कि सबसे कम तापमान का मतलब है अधिक ठंड। ठीक है, सबसे कम तापमान का मतलब क्या होता है? अधिक ठंड। भाई तापमान जितना कम होगा उतनी ठंड ज़्यादा होगी, तापमान जितना ज़्यादा होगा उतनी ही गर्मी होगी। ठीक है, तो हम जैसे ये तो किसकी बात थी? उत्तरी भारत की। जैसे हम बात करें दक्षिण भारत में, अब दक्षिण भारत के जो तटीय भाग हैं, भाई तटीय भागों में मैं आपको पहले भी बताया मैंने, अभी भी देखो इस बात को थोड़ा सा याद रखना कि जो तटीय भाग होते हैं, तटों के आसपास के जो स्थान होते हैं, उन स्थानों में क्या होता है? सागरीय प्रभाव के कारण। सागरीय प्रभाव का मतलब क्या होता है? ये आपको पहले बताया जा चुका है कि जैसे समुद्र के आसपास के जो स्थलीय भाग होते हैं वो क्या होते हैं कि जो सागरों से चलने वाले, जैसे स्थल समीर और जल समीर का नाम सुना होगा, वैसे से स्थल से जल की ओर हवाएं चलती हैं दिन के समय, फिर रात के समय क्या होती हैं कि जो जल भाग से स्थल भाग की ओर हवाएं चलती हैं। तो ये दैनिक जो चक्र होता है, इस दैनिक चक्र के कारण क्या होता है कि वहाँ का जो औसत तापमान वो क्या होता है कि ज़्यादा घट बढ़े नहीं तो ज़्यादा घटता है, नहीं ज़्यादा बढ़ता है, इनके लगभग सामान्य सा तापमान रहता है। जिसके कारण जो तटीय भाग होते हैं वहाँ पर क्या होती है? सर्दी और गर्मी दोनों बिल्कुल नॉर्मल सी, सामान्य सी होती है, ना ही तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो हम बात करें जैसे पूरी तट पर स्थित है, जैसे पूर्वी तट पर जो चेन्नई नगर है, ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित जो चेन्नई नगर है वहाँ का जो औसत तापमान होता है, कितना? जो औसत तापमान होता है ये 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि हम बात करें उत्तरी भारत की, तो उत्तरी भारत की जो
दिसंबर और जनवरी में जो औसत तापमान होता है वो 10 से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। यानी कि अधिक ठंड कौन से भाग में पड़ती है? उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में क्या है, सागरीय प्रभाव कम होता है, उसके कारण क्या होता है कि ठंड ज़्यादा पड़ती है। यानी कि सागर से जितना जो भाग दूर होगा है वहाँ पर क्या होता है कि उतना ही अधिक तापांतर पाया जाता है। ठीक है, तो मध्य भारत में यानी उत्तरी भारत में जो तापमान होता है दिसंबर जनवरी में वो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि ठंड ज़्यादा पड़ती है। जबकि हम बात करें कि जो तटीय भागों पर स्थित जो पूर्वी तट के पास में स्थित चेन्नई है वहाँ का जो औसत तापमान यानी कि सर्दियों में भी दिसंबर जनवरी में वहाँ का तापमान कितना है, 24 डिग्री से 25 डिग्री के मध्य होता है। ठीक है, अब देखो जब ठंड पड़ती है तो सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारे जो खुली जगह होती है हमारे आसपास में, तो वहाँ पर छोटी छोटी पानी की बूंदें पाई जाती हैं। वो बूंदें क्या होती हैं, ओस की होती हैं। ठीक है, ओस या जिसको तुषार भी कहते हैं। ठीक है, जब जो वायु होती है, वायु में अगर नमी की मात्रा होती है तो ओस के रूप में गिरती है। अगर वायु में नमी की मात्रा कम हो जाए, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो उसको हम पाला कहते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो तुषारपात है यानी कि ओस गिरना, क्या तुषारपात या ओस का गिरना, तुषारपात क्या है, एक सामान्य विशेषता है, शीत ऋतु की सामान्य विशेषता है। और ये कब होता है, रात के समय। ठीक है, रात में तुषारपात यानी कि ओस गिरता है। और ये शीत ऋतु की यह सामान्य विशेषता है कि रात को क्या होती है, ओस गिरती है। ठीक है, तो और जो हिमालय के जो ऊपरी भाग हैं, हिमालय जी के ऊंचे भाग हैं, वहाँ पर वैसे बर्फ होती है। लेकिन इस मौसम में विशेषकर शीत ऋतु में क्या होती है कि ऊंचे भागों पर हिमपात होता है। जैसे बरसात होती है हमारे यहाँ वर्षा ऋतु में, उसी प्रकार जो हिमालय के ऊपरी भाग हैं वहाँ पर शीत ऋतु में क्या होता है, हिमपात, यानी कि जो पानी गिरता है, जो पानी की बूंदें गिरती हैं वो बर्फ़ के रूप में जमकर हिम के रूप में यानी कि बर्फ़ के रूप में गिरती हैं। तो वो क्या होता है, हिमपात होता है। क्या होता है, हिमपात होता है। अब जो शीत ऋतु है, इस ऋतु में जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। ठीक, क्या होती हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। और जो ये पवनें क्या करती हैं कि स्थल से समुद्री भागों की ओर चलती हैं। कहाँ चलती हैं, स्थल से समुद्री भागों की ओर चलती हैं। और इसी कारण ये जो उत्तरी पूर्वी पवनें चलती हैं, इनके कारण क्या होता है कि अब चल किधर से रही है, स्थल भाग से समुद्र की ओर। जब आपने मानसून के बारे में पढ़ा कि मानसून में क्या होता है कि जो पवनें हैं ये समुद्र से किधर चलती हैं, स्थल भागों की ओर। जो समुद्र से चलने वाली हवाएं अपने साथ क्या लाती हैं, आर्द्रता। तो इसी प्रकार जो स्थल भाग से यानी कि ज़मीन की ओर से जो समुद्र की ओर चलेंगी हवाएं, वो आर्द्रता थोड़ी लाएंगी, वो उनमें क्या होता है, शुष्कता होती है, यानी कि नमी बहुत कम होती है। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि आसमान साफ होता है और मौसम शुष्क होता है। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। ठीक है, जिनसे क्या होता है, मौसम शुष्क यानी कि नमी बहुत कम होती है तथा साफ होता है। ठीक है, मौसम कैसा होता है, शुष्क तथा साफ होता है। ठीक है, और इन्हीं पवनों के कारण जो हमारा जो दक्षिणी भारत है, इन्हीं पवनों के कारण हमारे जो दक्षिणी भारत के जो तटीय भागों पर स्थित जैसे तमिलनाडु है, केरल है, तो इन भागों में क्या होती है कि वर्षा होती है। क्या होती है, इन भागों में वर्षा होती है। ठीक है, क्या होती है, वर्षा होती है। जैसे ये जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं, ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें क्या करती हैं, आपने पश्चिमी विक्षोभ का नाम सुना होगा। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है कि जो भूमध्य सागर के ऊपर से जो चक्रवात बनते हैं, भूमध्य सागर के आसपास उस क्षेत्र में जो चक्रवात बनते हैं, उन चक्रवातों की जो दिशा होती है वो किधर होती है, भारत की ओर, इनके वहाँ से चलकर भारत की ओर आते हैं और पश्चिमी भारत में प्रवेश करते हैं। उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भारत में क्या करते हैं, वो प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के साथ ही वो क्या करते हैं कि सर्दी के मौसम में इन भागों में क्या कर देते हैं, बरसात कर देते हैं। ठीक है,
यानी कि पश्चिमी विक्षोभों के कारण। पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा होती है। देखो हमारे भारत में अधिकांश वर्षा तो वर्षा ऋतु में ही होती है, लेकिन लगभग 10% वर्षा किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु में होती है। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। कितने प्रतिशत वर्षा? लगभग 10% वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। और ये कहाँ होती है? उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में होती है। जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, इन 4 राज्यों में मुख्यतः होती है। और सबसे ज़्यादा जो मावट होती है वो राजस्थान में होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है सर्दी में वो कहाँ होती है? राजस्थान में होती है। और सर्दी के मौसम में जो पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो वर्षा होती है, उस वर्षा को हम किस नाम से जानते हैं? इस वर्षा को हम जानते हैं मावट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? मावट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो मावट होती है, देखो सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ पर कौन सी फसल होती है? रबी की फसल होती है। तो ये जो मावट होती है रबी की फसल के लिए अत्यंत लाभदायक है। ये किसके लिए लाभदायक है? ये रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है भाई, सर्दी के मौसम में होती है। और सर्दी के मौसम में यहाँ पर हमारे कौन सी फसल होती है? रबी की फसल होती है। और रबी की फसल के लिए मावट बहुत ही अधिक लाभदायक होती है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य विशेषताएं थी किसकी? शीत ऋतु की। ठीक है, अब शीत ऋतु में देखो इसकी जो अवधि है मध्य नवंबर से लेकर फरवरी तक है, जिसमें दिसंबर जनवरी में सबसे कम तापमान, और सबसे कम तापमान का मतलब सबसे ज़्यादा ठंड। ठीक है, और यहाँ पर जो उत्तरी भारत में इसका जो औसतन तापमान कितना होता है? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हालांकि कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ का तापमान हिमांक बिंदु तक भी यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक या उससे भी नीचे चला जाता है। ठीक है, और जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर जो जो उस बिंदु क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु, क्योंकि जो जल जमता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। तो जमने का मतलब हिम के रूप में बदलना, तो वो क्या कहलाता है? हिमांक बिंदु कहलाता है। इसके साथ ही जो तटीय भाग हैं, तटीय भागों में अपेक्षाकृत क्या होती है? ठंड कम पड़ती है, क्योंकि तापमान उत्तरी भाग से ज़्यादा होता है, यानी कि लगभग 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ठीक है, तो वहाँ पर अपेक्षाकृत कम ठंड होती है। इनके मौसम में साल भर क्या होता है? सामान्य सा बना रहता है। ठीक है, तो हाँ, तो अब हम बात करेंगे किसकी? ग्रीष्म ऋतु की, यानी कि हमारी दूसरी ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म का मतलब क्या होता है? गर्मी। ठीक है, यानी कि जो गर्मी का मौसम है उस ऋतु को हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु की सामान्य विशेषता क्या है? भाई तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक होने से हमें किसका अनुभव होता है? अत्यधिक गर्मी का अनुभव होता है। और इस मौसम में क्या होता है कि जो तेज़ धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, ठीक है, गर्म हवाएँ चलती हैं, तो ये इसकी क्या होती है? सामान्य विशेषता होती है। ठीक है, तो देखो पहले तो जैसे शीत ऋतु का मतलब क्या था? भाई तापमान कम होना। जब तापमान कम था तो फिर ये ज़्यादा कैसे हो गया? ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सूर्य है ये क्या होता है कि ये कभी उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, लगभग 6 महीने जो उसकी गति होती है, उसकी जो स्थिति होती है वो उत्तरी गोलार्ध में होती है, जिसको उत्तरायण कहते हैं। और उसके बाद में जो उसके जो लगभग 6 महीने का जो समय होता है, यानी कि जो उसकी स्थिति होती है वो दक्षिण अक्षांश में होती है, तो वो दक्षिणायन हो जाता है। तो जब दक्षिणायन होता है तो उत्तरी जो भारत होता है, भारत में किरणें तिरछी होती हैं, जिससे वहाँ का तापमान कम हो जाता है। अब जब जो सूर्य की स्थिति कैसी हो जाती है? सूर्य की उत्तर की ओर आभासी गति, उत्तर की ओर का मतलब उत्तरायण, यानी कि जब सूर्य
जब भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर चला जाता है, उसकी स्थिति उस ओर हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध की ओर, तो उस स्थिति क्या कहलाती है? उत्तरायण कहलाती है। ठीक है, तो इस गति के कारण क्या होती है कि हमारे जो भारत है, भारत के भूभाग पर किरणें कैसी गिरती हैं? सीधी गिरती हैं। और जब किरणें सीधी गिरती हैं, सूर्य किरणें सीधी गिरती हैं, तो क्या होता है? ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है। ज़्यादा गर्मी प्राप्त होने से क्या होगा? वहाँ का तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी जितना ज़्यादा सौर ताप प्राप्त होता है, उतना ही ज़्यादा तापमान स्थलभाग का हो जाता है। ठीक है, तो इसे सूर्य की उत्तर की ओर आभासी गति के कारण क्या होता है कि इसका जो उत्तरी भाग है, यानी भारत, उत्तरी भाग कौन से? उत्तरी गोलार्ध में स्थित सभी भाग जिनमें भारत भी है, तो ये जो भूमंडलीय ताप पट्टी है, यानी जैसे हम एक बार ग्लोब पर स्थिति देखें, पर जैसे ये क्या है? भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा, यानी कि पृथ्वी के मध्य से जो गुजर रही है, भूमध्य यानी कि भू का मतलब जमीन, मध्य का मतलब मध्य से, तो पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजरी है भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो जब सूर्य की स्थिति मान लो जैसे कहाँ है? ये उत्तरी गोलार्ध है, इस सीध में है। ठीक है भैया, इस सीध में क्या पड़ रहा है? सूर्य का प्रकाश सीधा गिर रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी और यहाँ पर क्या होगी? दक्षिण गोलार्ध में सूर्य किरणें तिरछी पड़ेंगी, तिरछी पड़ने से यहाँ पर ठंड होगी। यहाँ पर सीधी सूर्य की किरणें गिरती हैं तो क्या होगी? गर्मी होगी, यानी कि तापमान ज़्यादा होगा। तो भारत की स्थिति भी कुछ इसी कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में एग्जैक्ट तो, लेकिन यहाँ पर दक्षिणी और उत्तरी की बात करें तो कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में ही है। अब उत्तरी गोलार्ध में होने से क्या होता है भाई? इस पर सूर्य की किरणें लगभग सीधी गिरती हैं, जिससे क्या होता है? तापमान अधिक हो जाता है। ठीक है, तो इसके आभासी गति के कारण, अब देखो जब सूर्य यहाँ पर चमकेगा, सूर्य किरण यहाँ होगी, तो जो भूमध्य ताप पट्टी है उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी, भारत के आसपास हो जाएगी। जब ये दक्षिण में भाग में चला जाएगा, तो जो भूमंडलीय ताप पट्टी है ये क्या हो जाएगी? भूमध्य रेखा के नीचे की ओर, दक्षिण अक्षांश की ओर चली जाएगी। तो इसी प्रकार जब सूर्य की जो आभासी गति उत्तर की ओर हो जाती है, यानी कि उत्तरायण की स्थिति में क्या होता है कि जो भूमंडलीय ताप पट्टी है ये कहाँ स्थित हो जाती है? उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि भारत के आसपास स्थापित हो जाती है। जो भूमंडलीय ताप पट्टी किस ओर चली जाती है? उत्तर की ओर खिसक जाती है। ठीक है, और उत्तर की ओर खिसकने से उत्तरी भागों में अधिक तापमान होगा। ठीक है, अब उत्तर की ओर खिसक जाती है, तो जिस कारण, और ये जो समय है, यानी कि जो उत्तरायण की स्थिति लगभग जनवरी के महीने में प्रारंभ हो जाती है, और जब से धीरे धीरे इसका जैसे मकर संक्रांति होता है, तो उस समय क्या होता है? सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर जाता है। तो उसके बाद में ये तापमान धीरे धीरे बढ़ता रहता है, दैनिक तापमान, और ये मार्च से लेकर मई तक, कब तक है? मार्च से मई तक, यानी इसका जो ग्रीष्म ऋतु का काल है ये क्या है? मार्च से लेकर मई तक, यानी कि ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है? मार्च से मई तक, यानी मार्च से गर्मी स्टार्ट हो जाती है और मई में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। उसके बाद तो क्या है भाई? धीरे धीरे फिर मानसून का आगमन हो जाता है, तो वो बात की बात है। तो इसका समय क्या है कि जब ये भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है, तो इसका जो समय है कौन सा? ग्रीष्म ऋतु का समय जो माना गया है ये मार्च से मई तक का माना गया है। कब तक माना गया है? मार्च से मई तक का माना गया है। अब यहाँ पर देखो दो प्रकार के प्रभाव होते हैं। ठीक है, एक जैसे उत्तरी भारत में हम बात करें, एक हम बात करें दक्षिणी भारत में। ठीक है, तो इस समय क्या होता है कि जो आंतरिक भाग हैं उत्तरी भारत के आंतरिक भागों में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? तापमान अधिक बढ़ जाता है। उत्तरी भारत में तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और जब तापमान में वृद्धि होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक
ठीक है। और जब तापमान कम होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तापमान ज़्यादा तो वायुदाब कम और तापमान कम तो वायुदाब ज़्यादा। तो उत्तरी भारत में तापमान में वृद्धि हो जाने से जो वायुदाब है, ठीक है, कैसा हो जाता है, निम्न हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। निम्न का मतलब है कम हो जाता है, ठीक है। अब जब तापमान अधिक बढ़ता रहता है तो उसी समय जैसे उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत में, ठीक है, उत्तरी भारत में से थार का रेगिस्तान है, थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्वी भारत में जैसे पटना बंगाल तक, ये क्या होता है कि सीधी, लगभग सीधी पट्टी के रूप में क्या होता है, एक निम्न वायुदाब की पेटी बन जाती है। क्या बन जाती है, निम्न वायुदाब की पेटी बन जाती है। भाई जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तापमान होता है वहाँ पर सीधी सी बात है कि क्या होगा, वायुदाब बहुत कम होगा। तो इस क्षेत्र में यानी कि थार के रेगिस्तान से लेकर हम एक सीधी पट्टी के रूप में देखें तो पटना बंगाल तक क्या होता है कि निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि हम बात करें जैसे इस प्रकार बात करें तो ये जो स्थान है थार के रेगिस्तान से लेकर पटना बंगाल तक, तो वहाँ यहाँ क्या हो जाता है, निम्न वायुदाब की पेटी बन जाती है। और जब निम्न वायुदाब की पेटी बन जाती है तो जहाँ पर उच्च वायुदाब होता है, और इस समय उच्च वायुदाब कहाँ होता है, समुद्री भागों पर होता है, तो उस ओर से वो भाग क्या करता है, हवाओं को आकर्षित करता है। भाई सीधी सी बात, जैसे मान लो कि हमें किसी ढलान पर पानी डालें, ठीक है, या फिर किसी सीधे फर्श पर भी पानी डालें, तो जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा, जिस स्थान पर पानी डालते हैं तो उस स्थान से दूसरी ओर पानी बहने लगता है। हवा का गुण भी यही होता है कि जहाँ पर ज़्यादा हवा है उधर से हवा किधर की ओर जाती है, कम हवा की ओर। वायुदाब कम होने का मतलब यही तो हो गया भाई, जहाँ पर क्या है, वायुदाब कम का मतलब हवा कम है। तो ये जहाँ हवा क्या होती है या वायु क्या होती है कि ज़्यादा वायुदाब से कम वायुदाब की ओर बहती है, तो इस क्षेत्र में क्या होती है, इस क्षेत्र की ओर हवाएं आने का प्रयत्न करती हैं, क्योंकि समुद्र भागों से स्थल भागों की ओर हवाएं चलना प्रारंभ कर देती हैं। कब, मई के अंत में। यह घटना कब होती है, मई के अंत में, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है, ये भी एक कारण है किसका, मानसून को आकर्षित करने का, ठीक है। और ये निम्न वायुदाब की पेटी किसको आकर्षित करती है, समुद्री हवाओं को, यानी कि जिन भागों पर जो ज़्यादा वायुदाब होता है उन भागों से वायु को आकर्षित करती हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब जैसे हम बात करें कि मार्च में जो तापमान की बात करें, जैसे मार्च में जो दक्कन का पठार है वहाँ का जो औसत तापमान है भाई दक्षिण भारत में है, और दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत उत्तरी भारत से कम तापमान होता है, ठीक है। तो दक्कन का पठार है, मार्च में दक्कन का पठार का जो औसत तापमान होता है वहाँ पर 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापमान कितना होता है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, जैसे मान लो कि हमें मध्य प्रदेश की बात करें या गुजरात की बात करें, तो वहाँ पर जो औसत तापमान है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इससे भी ज़्यादा तापमान होता है, यानी जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान क्या होता है, अपेक्षाकृत थोड़ा बढ़ता जाता है। हालांकि हिमालय के पास जाएंगे तो वहाँ पर तापमान थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये तापमान में अंतर है, यानी कि हम जैसे पूर्वी भागों की यानी कि तटीय भागों की ओर जाते हैं, दक्षिणी भागों की ओर यानी कि तटीय भागों की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, और जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते हैं, एमपी गुजरात ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान बढ़ता जाता है। तापमान बढ़ने का मतलब है गर्मी ज़्यादा पड़ना, ठीक है।
अब इस मौसम में जो सामान्य विशेषता क्या होती हैं, अब जैसे तापमान ज़्यादा है तो इस समय क्या होती है कि लू चलती है। लू का मतलब है जैसे जो राजस्थान और राजस्थान के आसपास के जो राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, विशेषकर राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो उन गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, क्या चलती हैं, गर्म हवाएं। इस मौसम में गर्म हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ गति से चलती हैं। इन गर्म हवाओं को हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, लू कहते हैं, ठीक है। और देखो जब ज़्यादा तापमान होता है तो कभी कभार क्या होता है, जो तेज़ आंधी चलती है और तीव्र आंधियों के साथ में अचानक मूसलाधार वर्षा हो जाती है। और जो वर्षा होती है लगभग दोपहर के बाद होती है। तो ये जो वर्षा का स्वरूप कैसा हुआ, संवहनीय वर्षा होता है। यानी कि जब तेज़ आंधी चलती है, तेज़ आंधी चलने के बाद में क्या होता है कि अचानक मूसलाधार वर्षा होती है और ये लगभग दोपहर के बाद में, यानी कि 3 से 4-5 बजे के लगभग होती है। तो ये वर्षा कैसी होती है, संवहनीय वर्षा होती है, जो कि कौन से मौसम में होती है, गर्मी के मौसम में होती है, ठीक है। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि एक जो निम्न वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है, इस पेटी के निर्माण के साथ साथ ही क्या होता है कि मई के अंत में क्या होता है, ये अपनी ओर, यानी कि ये इस प्रकार का प्रभाव होता है और ये हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। अब ये जो मूसलाधार वर्षा होती है गर्मी के मौसम में, धूल भरी ये जो गर्म हवाएं चलती हैं और इसके साथ साथ जो तीव्र आंधियों के साथ अचानक मूसलाधार वर्षा होती है, ये मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ। इनकी जो तीव्र आंधियों के साथ जो मूसलाधार वर्षा होती है, ठीक है, मूसलाधार वर्षा होती है। तो ये वर्षा कब होती है, इनके उस समय जो हमारे हिंदी जो कैलेंडर है, हिंदी महीनों का कैलेंडर है, उस समय वैशाख का महीना होता है। कौन सा महीना होता है, वैशाख का महीना होता है, ठीक है। और वैशाख माह में वर्षा होने के कारण इसको पश्चिमी बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी बंगाल में किसको, इस मूसलाधार वर्षा को, इसको वहाँ पर ये नाम दिया गया है काल वैशाखी। क्या नाम दिया गया है, काल वैशाखी, ठीक है। यानी कि वैशाख के महीने में जो मूसलाधार वर्षा होती है गर्मियों में, इसे पश्चिमी बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। जैसे राजस्थान के आसपास जो सर्दियों में वर्षा होती है उसको मावठ कहते हैं, उसी प्रकार गर्मियों में जो पश्चिम बंगाल के आसपास जो वर्षा होती है गर्मियों में, तो उसको क्या कहते हैं, काल वैशाखी कहते हैं। है बात समझ में, ठीक है। और इसके बाद में जो गर्मी की ऋतु होती है, ग्रीष्म के अंत में जो कर्नाटक केरल के में जो पूर्व मानसून वर्षा होती है, यानी कि जब ये निम्न वायुदाब पेटी के कारण हवाएं अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जैसे ये जो मानसूनी पवन है ये इस प्रकार वर्षा को आकर्षित करती हैं, ठीक है। तो इस कारण क्या होती है कि जो कर्नाटक और केरल के जो तटीय भागों में हैं वहाँ पर क्या होती है, पूर्व मानसून वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है, पूर्व मानसून वर्षा होती है। मई के अंत में तमिलनाडु व केरल, ठीक है। कर्नाटक भी मान लिया अपन, क्या माने, कर्नाटक भी मान लें। तटीय भागों में क्या होती है, पूर्व मानसून वर्षा। ये पूर्व मानसून वर्षा का मतलब भाई, अब मई के बाद जैसे जो जुलाई अगस्त सितंबर का महीना होता है उस समय जब वर्षा होती है तो वो मानसून का महीना होता है। तो उससे पहले जो बरसात होती है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्व मानसून वर्षा कहते हैं। पूर्व मानसून वर्षा होती है और इससे क्या होते हैं, आम जल्दी पक जाते हैं। आमों की जो खेती होती है, आम जल्दी पक जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वहाँ पर आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, आम्र
वर्षा कहते हैं। यानी कर्नाटक केरल में जो ये पूर्व मानसून वर्षा होती है, जिसके कारण जो आम जल्दी पक जाते हैं। बरसात के कारण क्या होता है, जो पेड़ों में पानी लगता है तो उसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं इस मौसम में, तो उस वर्षा को क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य विशेषताएं थी शीत ऋतु की, और शीत ऋतु के बाद में किसकी, ग्रीष्म ऋतु की। तो इस प्रकार आज का वीडियो यही समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में बात करेंगे जो इसकी जो शेष 2 ऋतुएं हैं, मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। हालांकि इनके बारे में काफ़ी कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो सामान्य जानकारियाँ हैं वो अगले वीडियो में हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,